परियों के बच्चे खाने वाली चुड़ैल। तेज आंधी के बाद एक भूकंप आता है और पाताल में से एक भयंकर चुड़ैल निकलती है और अपनी शैतानी शक्तियों से आसपास के पेड़ गिरा के कहती है, आ गई आज मैं वापस, आ ही गई। बरसों बाद मैं अपना बदला उन परियों से लूंगी। उनकी वजह से मुझे इतने साल पाताल में काटने पड़े। उस दिन मैं बहुत बेबस हो गई थी। ये कहते हुए चुड़ैल सोच में डूब जाती है, जहां 5 परियों ने उसे चारों ओर से घेर कर एक जेल में बंद कर दिया और अपनी छड़ी से उसे पाताल में दफन करते वक्त कहा, मानकेशी चुड़ैल, आज तुम हमेशा हमेशा के लिए पाताल लोक में ही कैद हो जाओगी और कभी वापस नहीं आ पाओगी। हाँ परी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो तो सब अपनी असीम शक्तियों से इसे पाताल लोक में भेजो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। मैं वापस आऊंगी, चाहे मुझे कितने भी साल लग जाएं, पर वापस आऊंगी। और परियों, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। मैं अभी हारी नहीं हूँ। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ मानकेशी। ये कहते ही 5 परियां उसे पाताल में हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। तभी मेंढक टर टर करता हुआ चुड़ैल के पैर पर चढ़ जाता है और चुड़ैल अपने ख्यालों से बाहर आकर उस मेंढक की गर्दन पकड़कर मार देती है। मेंढक, जैसे मैंने तुझे मारा है इसी तरह उन परियों को भी मार डालूंगी। अब मुझे उन परियों के पास जाना चाहिए। ये कहते ही चुड़ैल उड़ते उड़ते बादलों को पार कर परियों के चमचमाते परीलोक को देख पाती है और वहां घुसने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उस गेट को लांघती है तो उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है और वो कहती है, ये क्या, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? उन्होंने किसी शक्ति का प्रयोग किया है। अब मैंने अपनी असली शक्तियाँ दिखाती हूँ। शूशा शूशा हा फट स्वाहा। ये कहते ही चुड़ैल उस गेट को लांघकर अंदर चली जाती है, जहां वो छोटे आकार में आकर परियों पर नजर रखने की कोशिश करती है। वहां 4 परियां और एक रानी परी होती है। 5 परियां अपने 5 बच्चों के साथ खेल रही होती हैं। तभी रानी परी हवा में उछालकर खिलाती हुई कहती है, अले अले, मेरा प्यारा बच्चा परी मम्मा को देख रहा है। अवा, देखो तो परियों, मेरा बेटा मेरे साथ कैसे खेल रहा है, कितना हंस रहा है। वो तो है रानी परी। मेरा यूवी देखो कैसे इसने मेरी छड़ी पकड़ ली है। अब ये करेगा मेरी तरह जादू। और हम तीनों के बच्चे आपस में ही खेल रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं ना हमारे सभी बच्चे? ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी इनमें तो हमारी जान बसती है। हाँ रानी परी, हमारे बच्चे बस ऐसे ही खुश रहे। तभी अपने सूक्ष्म रूप में चुड़ैल गुस्से से कहती है, जिस तरह हंस रही हो ना रानी परियों, कुछ वक्त बाद तुम सभी रोगी। मुझे जितना दुखी किया है ना, सारा बदला पूरा करूंगी और तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग कर दूंगी। इन बच्चों में तुम्हारी जान बसती है ना। अच्छा, तुम सब मेरे साथ उस कमरे में चलो, मुझे तुम सबसे बात करनी है। पर रानी परी, हमारे बच्चे, उनका ख्याल भी तो रखना है। उसके लिए दासियां है ना। सुनो दासियों, मैं जब तक इस कमरे से बाहर ना आ जाऊं, तुम सब अंदर मत आना। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ, बच्चों का ख्याल रखना, कहीं इधर उधर नहीं जाने देना। जी रानी परी, हम बच्चों का ख्याल रखेंगे। ये कहकर परियां चली जाती हैं और दासियां बच्चों का ख्याल रखती हैं। तभी चुड़ैल अपने जादू से उन दासियों को बेहोश कर देती है और एक बच्चे को उठाकर कहती है, तू रानी परी का बेटा है ना, तुझे तो बहुत टॉर्चर करूंगी मैं। अब इन परियों के बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी, कैद करूंगी और एक एक करके खाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल उन सारे बच्चों को गायब करके अपनी गुफा में ले जाती है, एक पिंजरे में कैद कर देती है
परियों के छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं। चुड़ैल अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहती है, ओहो, तुम सब कितना रोते हो, चुप करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये बच्चे तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब इस बच्चे को खा जाऊंगी मैं। ये कहते ही चुड़ैल पिंजरे में से एक परी के बच्चे को निकालकर खा जाती है और कहती है, खा लिया ना मैंने। वो बेचारी परियां अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढ रही होंगी, दासियों पर गुस्सा करेंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहां आई थी। इन परियों के बच्चों को खाने के बाद मैं उनको तड़पा तड़पा के मारूंगी। हाँ बोल बच्चा, भूख लगी तुझे? ले दाने खा ले। चुड़ैल के पास एक नीली चिड़िया होती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती है। तभी चुड़ैल परी के एक और बच्चे को वो निगल जाती है। वहीं सारी परियां अपने बच्चे के पास जाती हैं तो बेहोश दासियों को देखकर कहती हैं, ये क्या, यहाँ पर ये दासियां उठो, क्या हुआ? तुम मुझे बताओ, और हमारे बच्चे कहाँ हैं ये बताओ। हाँ हाँ दासियों, तुम सबको हम अपना बच्चा सौंप कर गए थे ना, तो फिर कहाँ है हमारे बच्चे? पता नहीं परी, हम बच्चों के साथ खेल रहे थे पर अचानक से कोई धुआं आया जिसके बाद हम बेहोश हो गए। हमें माफ कर दीजिए। इसका मतलब जरूर यहाँ कोई आया था। हमारे यहाँ किसी का भी आना वर्जित है। जरूर कोई शक्तिशाली होगा। रानी परी, आप जादुई दर्पण में देखे ना, हमें पता चल जाएगा यहाँ कौन आया था। तुमने ठीक कहा नैन परी। ये बोलते ही रानी परी अपने जादू से ज्यादा दर्पण को सामने लाती है और कहती है, हे जादुई दर्पण, हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ जो भी हुआ वो सब हमें दिखाओ। ये कहते ही जादुई दर्पण परियों को चुड़ैल की सारी गतिविधियां दिखाता है और ये भी कि उसने उनके 2 बच्चों को खा लिया है। तभी रोते हुए 2 परियां कहती हैं, रानी परी, उस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को मार डाला, खा गई वो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी परी, कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को खा गई वो। अगर हम नहीं पहुँचे तो वो बाकी बच्चों को भी खा जाएगी। हमें उस चुड़ैल का अंत करना होगा। संभालो अपने आप को परियों, हमें उनसे अपने बच्चे का बदला लेना ही होगा। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी वो यहाँ आकर ऐसे चली गई, ये समझ नहीं आ रहा मुझे तो। शायद इतने समय बाद बहुत शक्तिशाली होकर वो हमसे बदला लेने आई है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब उसे ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जहाँ रानी परी और परियां उसके पास आती हैं, वहीं वो चुड़ैल हंसते हुए कहती है, बड़ी देर हो गई तुम्हारी माँ को। लगता है अभी तक पता नहीं चला कि मैंने 2 को तो खा लिया है। अब बचे 3 तुम। लगता है बाद में आएंगी, तुम्हें भी कच्चा निगल लेती हो। चुड़ैल परी के तीसरे बच्चे को खाने ही जाती है कि इतने में उड़ते हुए परियां यहाँ आकर अपने बच्चों को एक बड़े गुब्बारे में सुरक्षित कर लेती है, जिसे चुड़ैल दोबारा छूते ही गिर जाती है। ये अचानक से क्या हो गया है? मैं इन बच्चों को छू क्यों नहीं पाई? क्योंकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। स्वागत है। तुम 5 परियों का मेरी शैतानी गुफा में स्वागत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी पीठ पीछे तुमने हमारे बच्चों को चुरा लिया। मुकाबला करना है तो हमसे करो। चिंता मत करो, मेरा मुकाबला तुमसे ही है, इसीलिए तो मैं 2 बच्चों को खा गई। अब तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही चुड़ैल अपने जादू से 5 परियों को एक जाल में फंसा देती है, जिसके बाद वो निकल नहीं पाती। ये क्या है? छोड़ो हमें। इस मानकेशी चुड़ैल के जाल से तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, ना हमारा जादू काम कर रहा है। अपनी बच्ची का संस्मरण करके जादू करने की कोशिश करते हैं। हम सब ये जरूर करेंगे और इस चुड़ैल का खात्मा भी करेंगे। ये कहते ही 5 परियां अपने बच्चे को सोचते हुए एक बड़ा सा जादू करती हैं, जिसके बाद वो उसके जाल से आजाद हो जाते हैं
और चुड़ैल को मारने के लिए अपने जादू का प्रयोग करते हैं, पर परियों का हर वार नाकाम हो जाता है। तो रानी परी कहती है, हमारा जादू तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसी कौन सी शक्तियां पाली हैं तुमने इतने सालों में? तुम क्या? मुझे कोई भी परी, कोई भी भगवान आकर नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान मुझ में है ही नहीं। रानी परी, मुझे लगता है अगर हमें इसकी वो जान मिल जाए तो उसे हम चोट पहुंचाए तो ये जरूर मर जाएगी और कभी लौट नहीं पाएगी। जल्दी ढूंढो। माँ, 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 खाना, खाना। आले आले, मेरा बच्चा, ले खाना खा ले। मानकेशी, तुम कब से चिड़िया पालने लग गई? मेरे अकेलेपन में इसने ही तो मेरा साथ दिया है। रानी परी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही आप भी? सारी परियां नीली चिड़िया को देखकर समझ जाती हैं और अपने सारे जादू को उस चिड़िया को मारने में लगा देती हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल भी तड़पने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं जल रही हूँ, मार डाला मेरे बच्चे को। हम तुम्हारे बच्चे को नहीं मारना चाहते थे, पर तुम्हारी जान इसमें बसती है, इसीलिए इसे खत्म करना जरूरी था। ये कहते ही चुड़ैल का अंत हो जाता है और रानी परियां अपने बच्चे को लेकर परीलोक में रहने लगती हैं। सोनिया सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि गरीब परिवार में रहती थी। उसकी शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है। सोनिया ना के बराबर दहेज लेकर आई थी, जिसकी वजह से उसकी विधवा सास रमा उससे हर वक्त चिढ़ी रहती थी। साथ ही वो एक रूढ़िवादी सोच की पीढ़ी थी जो अंधविश्वास पर भरोसा करती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया पोछा लगा रही थी, तभी रमा आती है और फिसल कर गिर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे राम, मर गई, हाय मेरी कमर तोड़ दी, कल मुही नाज पीटी कहीं की, अरे मारना चाहती है ना मुझे, हाय, ताकि तू इस घर पर कब्जा कर ले मेरे मरने के बाद। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती माँ। मैं पोछा ही तो लगा रही थी, तभी आप आ गई। अरे अब मुंह चलाती रहेगी या मुझे उठाएगी भी कल मुहे? जी माँ, आइए आइए आइए। आए रे मेरी कमर, तोड़ डाला रे, अरे फोड़ डाला रे। यही तो तू चाहती थी कि मुझे चोट लगे और तू बाम लगाए। मिल गई खुशी तुझे, लेकिन मेरी खुशियों का क्या? मुझे कब पोते पोतियों का सुख देगी तू, है? माँ जी, आप धीरज रखिए, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं माँ जी। कब से कोशिश चल रही है तुम्हारी, है? इतना वक्त हो गया है। सोनिया चुप हो जाती है और रमा को कमरे में ले जाकर उसको बाम लगा देती है। कुछ देर बाद रमा से मिलने पड़ोसी विमला आती है और उससे कहती है, अरे विमला, कैसी लेटी पड़ी है? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, सवेरे सवेरे गिर पड़ी, इसीलिए लेटी हुई हूँ। तू बता कैसे आ गई? अच्छा है तू आ गई। अरे मुझे बता, 2 साल हो गए और अभी तक मेरी बहू के कुछ भी नहीं हुआ, तू ही कुछ बता दे। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताई? खैर, मेरे गांव में एक औरत थी, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी शादी पेड़ से कराई गई ना, तो अगले महीने ही वो गर्भवती हो गई, और वो भी जुड़वा बच्चों की। अच्छा ठीक है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अरे ओ सोनिया की बच्ची, कहाँ मर गई? देख राजू भौंक रहा है, उसे कुछ खाने को दे। जी माँ जी। सोनिया राजू उर्फ उनके घर के पालतू कुत्ते को खाना खिलाती है। अगले दिन ही रमा अपनी बहू की शादी पेड़ के साथ करा देती है, जिसमें उसका पति भी अपनी माँ को नहीं रोकता। कमरे में रोते हुए सोनिया खुद से कहती है, माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना अंधविश्वास, भला एक पेड़ से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? लेकिन माँ जी को भी अपने टोटके आजमाने दो, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं।
1 महीना बीत जाता है। सोनिया अपनी सास को खाना देती है, तभी रमा उससे कहती है, ये खाना तू ही खा ले, मुझे तो बस खुशखबरी दे। चेक कराया तूने? कुछ हुआ तेरा या तुझे बांझ नाम से बुलाने लग जाऊं है? 2 साल हो गए, शर्म नहीं आती। अरे तुझे आएगी क्यों? लोग तो मुझसे कहते हैं ना कि रमा तू कब पोते पोती की खुशखबरी दे रही है। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं? एक पेड़ से शादी कराने के बाद भला कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? अगर ऐसे ही होता तो ये दवाइयाँ कभी कोई खाता ही नहीं। मुझसे जबान चला रही है? भूल गई कि मैं तेरी सास हूँ, हैं? ऐसे ही शाम होती है। रमा फिर लोगों से अपनी बहू की चिंता करते हुए उसके गर्भवती होने का उपाय ढूंढती है। तभी एक बाबा उससे कहता है, बाबा, आपको कैसे पता हमारे घर में कुत्ता है? बाबा सब जानते हैं, बाबा को सब पता है। अरे शुक्रिया बाबा। अरे दक्षिणा तो देती जाओ। ये लीजिए बाबा। घर आकर रमा अपने बेटे रवि से पूजा का सामान मंगवाती है। उसका बेटा सामान लाकर देता है और कहता है, माँ, ये सब अचानक से पूजा का सामान और सिंदूर चुन्नी भी? भला ये कैसी पूजा है? तेरी बीवी की शादी कराऊंगी राजू से। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सोनिया की शादी, वो भी कुत्ते से, मेरा मतलब राजू से। माँ, आप किस किस की बातों में आ गई हैं? और ये सब बच्चा ना होने की वजह से कर रही है ना? फिर से? जब सब पता है तो क्यों पूछ रहा है? तुम दोनों से तो कुछ होता नहीं और अब उस बांझ को कोई फर्क पड़ता नहीं। मुझे तो तेरे वंश के बारे में सोचना पड़ेगा ना। जा, बाबा आते ही होंगे, तू जाकर राजू को ले आ। माँ, आप जितना बोला है उतना कर, समझे? रमा आंखें दिखाकर रवि को कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ रमा उसके पास जाती है और लाल जोड़ा देकर कहती है, बहू, ये ले, इसे पहन ले, जल्दी आ। क्यों माँ जी, आप फिर कुछ करना चाहती हैं? हाँ, वो तो करूंगी, जल्दी से तैयार होकर आ। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। इतना बोलकर रमा उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर तैयार कर देती है और हाथ पकड़कर मंडप में कुत्ते के बराबर बिठा देती है, जहां 2 औरतें उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तभी रोते हुए सोनिया कहती है, रवि, आप तो ये सब नहीं मानते थे, फिर भी आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आप माँ जी को क्यों नहीं रोक रहे हैं? इस परेशानी का हल ये कुत्ते से शादी करके नहीं, बल्कि डॉक्टर को दिखाने से मिलेगा। रवि उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और अपनी माँ की बातें उसे भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो रमा के खिलाफ जा नहीं सकता था। कुछ ही देर में कुत्ते के साथ जबरदस्ती सोनिया की शादी करा दी जाती है। सोनिया डिप्रेशन में चली जाती है और कुछ दिन और बीतते हैं। सोनिया परेशान होकर डॉक्टर के पास चेकअप कराती है और कहती है, डॉक्टर बताइए ना कि मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? इतने साल हो गए। परेशान मत हो तुम, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। एक बार अपने पति के भी टेस्ट करवा लो, जिससे मैं इस हल तक पहुंचूं। सोनिया डॉक्टर की बात सुनती है और रवि को हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराने को कहती है। रवि झल्लाते हुए उसे इनकार कर देता है, लेकिन सोनिया हार नहीं मानती। उसे अपनी कसम देकर हॉस्पिटल तक ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स में पता चलता है कि कमी रवि में है, जिस वजह से वो गर्भवती नहीं हो पा रही। ये सुनकर रवि गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास है? तुम जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए कर रही हो, क्योंकि माँ से मैंने तुम्हें बचाया नहीं। रवि जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो सोल्यूशन भी होगा उसका। हम पेरेंट्स बन सकते हैं, मेरी बात को समझो। रवि, इलाज चलाओ और माँ को वो दो जो वो चाहती है। सोनिया रवि को समझा देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खाता है। 2 दिन बाद गुस्से में सोनिया रमा के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? आपने मेरी शादी पेड़ से, कुत्ते से भी करा दी, पड़ोसन की भी बात मान ली, लेकिन अपनी बहू की नहीं मानी ना। मिल गया आपको आपका वंश। इतना सब किया तो अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? लेकिन अब हो जाएगा। ये देखिए रिपोर्ट्स, आपके बेटे में जो कमी थी वो पता चल गई। पता नहीं आपने क्यों अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दिया है। सोनिया रिपोर्ट्स दिखाकर रमा का मुंह बंद कर देती है। रमा को अपनी बात का बहुत पछतावा होता है। सोनिया अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है।
अगले साल सोनिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे पाकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद से वो अंधविश्वास से भरोसा हटा लेती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई सोने का पुलिस स्टेशन। अमित एक ईमानदार और नेक पुलिस वाला था जो सालों से देश की सेवा करता था। वो हमेशा गलत करने वाले मुजरिमों को पकड़कर देश से आतंक को कम करता था, लेकिन उसका श्रेय अमित से ऊंचे ओहदे पर नियुक्त प्रदीप खुद को देकर सभी के सामने अपनी वाहवाही करता था। ऐसे ही आज भी वो कहता है, अमित, भले ही इस खतरनाक मुजरिम को तूने पकड़ा है, लेकिन दुनिया वालों की नजर में इसे इंस्पेक्टर प्रदीप यानी कि मैंने पकड़ा है, समझा? चल जा अब, ऐसे ही मेहनत करके मेरा प्रमोशन करता रहे, हाँ? अमित को इस बात का कोई गम नहीं था कि उसके किए गए काम की तारीफ प्रदीप को मिलने वाली है, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि उसने देश के एक और मुजरिम से देश का बचाव किया है। देर रात वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आता है, जहां उसका बेटा राजू उससे कहता है, पापा, मुझे नए कपड़े, जूते और ढेर सारे खिलौने भी चाहिए, दिलाएंगे ना आप? हाँ बेटा, मैं तुझे जल्दी ही ढेर सारे खिलौने दिलाऊंगा। जाओ, जाकर पढ़ाई करो। भोला राजू पिता की बात मानकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद अमित की पत्नी संध्या कहती है, कैसे करेंगे आप राजू की इच्छाओं को पूरा? इस पुलिस की नौकरी को ईमानदारी और मेहनत से करने के बाद भी आपको कितनी कम तनख्वाह मिलती है। उससे घर चलाना ही एकदम मुश्किल है। आतंक और मुजरिमों से देश की रक्षा करते आप हैं, पर उसका योगदान उस लालची प्रदीप को जाता है। पुलिस की वर्दी को पहनकर वो बहुत गलत फायदा उठा रहा है। संध्या, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मेरे किए गए कामों को अपने नाम करके प्रदीप गोल्ड मेडल लेकर ऊंचे पद पर बैठा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ईमानदार और सच्चा पुलिस वाला हूं। ऐसे ही वक्त बीतता है और अमित लगातार देश के मुजरिमों को पकड़ता है और लालची प्रदीप हर बार की तरह उसके किए गए कामों को अपने नाम करके तरक्की में बढ़ाता चला जाता है। फिर भी अमित उसे एक शब्द नहीं कहता। एक दिन जब अमित पुलिस की वर्दी पहने हुए अपने घर लौट रहा था, तभी उसके सामने सुंदर सी पोशाक पहने एक औरत प्रकट होती है, जिसे देख अमित कहता है, हे देवी, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसकी तुमने सालों रखवाली की है। मैं भारत माता हूँ। तुमने निस्वार्थ होकर इस देश की रक्षा की, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? भारत माता, भारत माता, मैं आजीवन अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की मिट्टी और इसकी शान की रखवाली करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तुम एक नेक, मेहनती और ईमानदार पुलिस वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जिस पुलिस स्टेशन में तुम निस्वार्थ भावना के साथ सालों से काम करते आ रहे हो, वो सुबह के 4 बजे जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में बदल जाएगा, और जो तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के देके तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। इतना कहते हुए भारत माता वहां से गायब हो जाती है और अमित खुश होकर घर की ओर चल पड़ता है। उसकी नजरें पूरी रात घड़ी पर टिकी होती हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, अमित भागकर पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखता है। तभी अचानक पूरा पुलिस स्टेशन जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में बदल जाता है, जहां की दीवार से लेकर कुर्सी, टेबल भी सोने में बदल जाती हैं और सभी कैदी कांस्टेबल बेहोश हो जाते हैं। और वो अपने सोने के टेबल के पास आकर कहता है, जादुई सोने के टेबल, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो ताकि मैं अपने घर की जरूरतों और अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। अमित के इतना कहते ही सोने के टेबल में से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और अमित उन्हें थैले में भरकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए मुड़ता है और पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंचता है कि तभी बाहर खड़ी पुलिस की सभी साधारण गाड़ियां भी सोने की गाड़ियों में बदल जाती हैं और अमित कहता है, हे जादुई सोने के सिक्के, मेरे निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा करने का फल है। मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही अमित पुलिस स्टेशन की चौखट से बाहर आता है कि पुलिस स्टेशन फिर से साधारण अवस्था में आ जाता है, जिसके बाद अमित सोने के सिक्कों के साथ घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी संध्या कहती है, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ मिले आपको? उसी पुलिस स्टेशन में जहां मैंने सालों मेहनत की। भारत माता ने मुझे वरदान दिया है कि हर रात 4 बजे वो पुलिस स्टेशन जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में बदल जाएगा और हमें ढेर सारे सिक्के देगा।
भारत माता के दिए वरदान के कारण अमित का जीवन गरीबी से अमीरी में बदल जाता है और वो सोने के सिक्कों को बेचकर अपने बेटे और पत्नी को सारी खुशियां देता है, जिसे देखकर प्रदीप कहता है, ये ईमानदार गरीब पुलिस वाला इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं इसके अंदर भी मेरी तरह लालच तो नहीं घुस गया, या फिर कहीं इसने किसी से मोटी रिश्वत तो नहीं ली? पता करना पड़ेगा। और तब से ही प्रदीप अमित पर नजर रखता है। एक दिन की बात है, एक बार फिर रात होती है। अमित 4 बजते ही पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस स्टेशन पूरी तरह से सोने के जादुई पुलिस स्टेशन में बदल जाता है, जिसके बाद फिर से सारे कैदी गहरी नींद में सो जाते हैं। और जब अमित टेबल से सिक्के निकाल ही रहा होता है कि तभी पुलिस स्टेशन की खिड़की पर खड़ा प्रदीप ये देख लेता है और कहता है, ये अचानक साधारण पुलिस स्टेशन जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में बदलकर सिक्के कैसे निकालने लगा? सालों से मैं इस अमित का फायदा उठाकर इसका प्रमोशन अपने नाम कर रहा हूं, तो इस पुलिस स्टेशन के सिक्कों पर भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अमित के बाहर जाते ही सोने का जादुई पुलिस स्टेशन वापस अपने साधारण हाल में आ जाता है। तभी प्रदीप टेबल के पास जाकर कहता है, ये क्या हुआ? अमित के बाहर जाते ही सोने का टेबल लकड़ी के टेबल में कैसे बदल गया? कोई बात नहीं। ओ जादुई सोने का टेबल, चल वापस जादुई सोने के टेबल में बदलकर मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे। प्रदीप बार बार दोहराता है, लेकिन टेबल सोने के टेबल में नहीं बदलता और न ही उसे सोने के सिक्के मिलते हैं। जिसके बाद प्रदीप गुस्से में उस टेबल को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वो टेबल से दूर जा गिरता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब अमित पुलिस स्टेशन में आता है तो प्रदीप धमकाते हुए कहता है, क्यों रे अमित, रात के 4 बजे पुलिस स्टेशन जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में कैसे अदल बदल हो जाता है? देख, अगर तू नहीं चाहता कि ये सब सच कमिश्नर साहब को बताऊं तो मुझे भी आज रात ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए, समझा? अमित लालची प्रदीप की बात सुनकर परेशान हो जाता है और जब वो हमेशा की तरह घर जा रहा होता है तभी भारत माता एक बार फिर प्रकट होकर कहती हैं, अमित, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्योंकि वो लालची प्रदीप मुझसे जबरन सोने के सिक्के निकलवाने को कह रहा है। मुझे लगता था कि वो किसी न किसी दिन बदल जाएगा, पर वो नहीं बदलने वाला, इसलिए कल मैं उसकी सच्चाई कमिश्नर साहब के सामने ला दूंगा। तुम्हारी मनोरथ जरूर पूरी होगी। अगले दिन अमित कमिश्नर साहब के सामने लालची प्रदीप की सच्चाई ले आता है और कमिश्नर साहब गुस्से में कहते हैं, मैं समझता था कि तुम एक होनहार पुलिस वाले हो, पर तुम एक एहसान फरामोश झूठे मक्कार पुलिस वाले हो, जिसने पुलिस की वर्दी की आड़ में अमित का गलत फायदा उठाया है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करता हूं। इस वर्दी को पहनने का तुम्हें कोई हक नहीं। प्रदीप को अपने किए की सजा मिल जाती है और अमित को सही पद मिल जाता है, जिसके बाद भारत माता आखिरी बार अमित के पास प्रकट होकर कहती हैं, अमित, अब तुम्हें तुम्हारा असली ओहदा मिल गया, इसलिए आज से ये पुलिस स्टेशन हमेशा के लिए साधारण पुलिस स्टेशन बनकर ही रहेगा और फिर कभी ये जादुई सोने के पुलिस स्टेशन में नहीं बदलेगा। इस तरह जादुई सोने के पुलिस स्टेशन की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मटन वाला चोर और सोने का सिक्का। गौतम ने दिवाली के समय किसी के घर से सोने का सिक्का चुरा लिया था। वो सोने का सिक्का हाथ में देखकर खुशी से चल रहा था कि एक आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है। गौतम के हाथ से सिक्का गिर जाता है और तभी एक बकरी आकर उस सोने के सिक्के को निगल लेती है। गौतम परेशान होकर उस बकरी के पीछे भागते भागते जंगल में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, अरे रुक बकरी की बच्ची, तेरी तो ऐसी की तैसी, आखिर तू कब तक भागेगी? अब तो पकड़ ही लूंगा तुझे। गौतम के कहते ही वह जैसे ही उस पर पकड़ने के लिए लपकता है तो वो बकरी अपने छोटे से सींग उसके पेट में मारकर भाग जाती है। गौतम गिर पड़ता है। वो फिर उठकर उसके पीछे भागता है। बकरी जंगल से भागकर गाय और घोड़े के तबेले में घुस जाती है और गौतम उसके पीछे आकर हाँफते हुए कहता है, 1 घंटे से ये बकरी मुझे कुत्ते की तरह अपने पीछे दौड़ा रही है। अगर बात सोने के सिक्कों की नहीं होती तो इतना दौड़ना नहीं पड़ता। अरे ये कहाँ चली गई? अब पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा इसे। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है और झुककर देखता है तो घोड़ों की टांगों के बीच अपनी बकरी को पाता है। उसे पकड़ने के लिए वो घोड़ों के पैर के बीच में जाता ही है कि एक घोड़ा उसे लात मारता है
अरे राम, अरे रे, मर गया मैं तो। जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। गौतम वहाँ से निकलने के लिए उठता है तो उसे बकरी मिल जाती है। बकरी का जैसे ही वो पैर पकड़ता है, वो बकरी जोर से एक लात उसके मुंह पर मारती है और आगे भाग जाती है। जैसे तैसे वो वहाँ से निकल कर खड़ा होता है तो मरी हालत में कहता है, आज कुछ भी हो जाए, इस बकरी को पकड़कर अपना सोने का सिक्का हासिल नहीं किया तो मेरा नाम भी गौतम नहीं। पता नहीं कहाँ भाग गई। गौतम तबेला छान मारता है लेकिन उसे बकरी कहीं नहीं मिलती। तभी वो थककर नीचे बैठ जाता है और पानी का मटका देखकर पानी पीता है। पानी पीते वक्त उसके सामने बकरी घास चढ़ते हुए दिखाई देती है। वो फिर से बकरी को दबोचने के लिए आगे बढ़ता है। चालाक बकरी फिर आगे भाग जाती है। गौतम उसका पीछा करते हुए गिर पड़ता है। तभी एक आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? इस बकरी के पीछे कैसे भाग रहा है? क्या बताऊं यार, ये बकरी मेरे सोने का क्या? वो कुछ नहीं। सोते सोते मुझे मार कर चली गई। उसे पकड़वा दो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, प्लीज भाई। अच्छा, ठीक है, चलो फिर। ये बोलकर दोनों उस बकरी को ढूंढते हैं। आगे जाकर वो दिख जाती है। वो दोनों आदमी उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी प्यार से वो आदमी बकरी को बोलता है, अरे आजा बेटा, आजा 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 आजा, चल घर चलते हैं। इतना प्यार से क्यों बुला रहा है? एक तो मेरा नुकसान कर दिया, मेरा सोने का सिक्का खाकर बैठी है ये बकरी। अरे भाया, इसे पकड़ना चाहते हो तो इसे प्यार से बुलाओ, तभी आएगी, वरना भूल जाओ। अच्छा, ऐसी बात है तो बुलाता हूँ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। अरे वाह भैया, ये तो आपको प्यार से देख रही है। अब जैसे ही बकरी एक जगह खड़ी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को बकरी को पकड़ने के लिए इशारा करते हैं। जैसे ही वह झपटते हैं, बकरी भाग जाती है और दोनों एक दूसरे के सर से टक्कर खाकर गिर जाते हैं और बोलते हैं, अरे राम रे, मार डाला रे, फोड़ डाला। आई, ये बकरी फिर मुझे चकमा दे गई। अरे भाया, मेरा तो सिर फूट गया। अब मुझे दिन में तारे दिख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी। ये बोलकर वो आदमी भी चला जाता है। गौतम उस बकरी को फिर ढूंढता है और किसी आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, आपने कोई सफेद सी बकरी देखी है भागते हुए? हाँ भाई, अभी यहीं से भागते हुए उस मीट की दुकान के पास से गुजरी है। गौतम उसकी बात सुनकर उसी दुकान के पास चला जाता है और वहीं वो बकरी चुपके से उसकी गोदाम है और बाकी बकरियों के साथ मिल जाती है। गौतम उसे मीट की शॉप में जाते हुए देख लेता है। तभी गौतम उस मटन वाले से बोलता है, अरे ओ भाई, तुमने एक बकरी को देखा क्या यहाँ आते हुए? नहीं भाई, अगर तुम्हें लेना है तो बताओ, ताजी ताजी है। मेरी बकरी इसमें चली गई, अब कैसे पहचानूं, कैसे सोने का सिक्का ढूंढूं? इससे गोदाम चेक करने की बोलता हूँ। अरे भाई, क्या एक बार मैं तुम्हारी बकरी का गोदाम देख सकता हूँ? हाँ, देख लो। गौतम उसके गोदाम को चेक करता है लेकिन उसे सारी बकरियां एक जैसी लगती हैं। तभी उसके दुकान पर कोई मटन खरीदने आता है। तभी वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान, इसमें मेरा सोने का सिक्का निकल जाए बस। मटन वाला उस बकरी के मटन को कई हिस्सों में काटता है तो गौतम उसे ढूंढता है। उसे कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला। गौतम दूसरा मटन भी कटवाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसे कहकर वो 4-5 मटन कटवाता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी परेशान होकर मटन वाला बोलता है, अरे भाई, तूने इतने बकरे कटवा दिए, तुझे लेना भी है या नहीं? पता नहीं जब से क्या ढूंढ रहा है। अरे भाई, कुछ नहीं, मुझे बस बढ़िया सा मटन चाहिए। अरे ऐसे थोड़े ही होता है, कौन आकर लेगा ये? अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं खरीद लेता हूँ। ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं ना तो इतने सारे खरीद सकता हूँ, ना ही इसका नुकसान करा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, रोज इसके काटते वक्त इस पर नजर रखूंगा। गौतम ऐसा बोलकर उससे मटन लेकर चला जाता है और रोज उसकी मटन शॉप के बाहर खड़ा रहकर उसको देखता, लेकिन उसमें सिक्का नहीं मिलता। तभी वो कहता है,
अरे भाई, तुम्हारी सारी बकरियां कट गईं क्या? हाँ कट गई, बस 2 बकरियां बची हैं। इतने दिन से देख रहा हूँ, मुझे सोने का सिक्का नहीं मिला। हो ना हो इन्हीं 2 बकरियों में मेरा सोने का सिक्का मुझे मिल जाएगा। अरे भाई क्या सोच रहे हो, तुम्हें फिर से मटन चाहिए क्या? हाँ, क्या मैं यही काट सकता हूँ अपने हाथ से इस मटन को? पर क्यों, कुछ खास है क्या? नहीं नहीं, बस मेरी इच्छा है कि मैं भी काटूं एक बार। मटन वाला उसे बची 2 बकरी का मटन काटने की इजाजत दे देता है। गौतम एक बकरी को तो काट लेता है, उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो दूसरी बकरी को काटता है, जिसे काटते वक्त उसकी चारों उंगलियां कट जाती हैं और उसके बहुत खून निकलता है। तभी मटन वाला उसे कहता है, अरे भाई तूने ये कर दिया, तूने अपना हाथ काट लिया। कहीं तेरी वजह से लोग मेरी दुकान पर आना ना छोड़ दे। आई, अरे भाई, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओहो, मुझे वो सोने का सिक्का चाहिए। तुम इस आखिरी बकरी को काटो और इसके मटन में मेरा सोने का सिक्का ढूंढो। क्या, सोने का सिक्का? इसका मतलब तुम इतने दिनों से तुमने जो भी किया वो सोने के सिक्के की वजह से किया? हाँ, मैं मेरा सिक्का था, उसके पीछे ही मैंने ये किया। मटन वाला उसे सोने का सिक्का दिखाते हुए कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, यही है वो सिक्का। तो मुझे इसे दे दो। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा क्योंकि ये चोरी का है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो इतने दिन में चक्कर लगा रहे थे, अभी अटक रहे थे, यहाँ तक कि अपना हाथ भी काट लिया। अगर ये तुम्हारा होता तो तुम मुझे सीधा आकर बोलते। तुम्हें कब मिला ये? बकरी बिना खाए तो रहेगी नहीं, इतने दिन खाएगी तो निकालेगी भी। ये सिक्का तो मुझे बकरी में उसी दिन मिल गया था। फिर मैं सोचने लगा इस बारे में कि तुम शायद इसी को ढूंढ रहे हो। अब तो ये चोरी का सिक्का पुलिस के पास ही जाएगा। मटन वाला इतना बोलकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पुलिस को गौतम के बारे में बताकर सोने का सिक्का दे आता है, जिसके बाद गौतम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी वो मटन वाला कहता है, देखा तुमने, लालच कितनी बुरी बला है। इस सोने के चक्कर में तुम्हारी चारों उंगलियां कट गईं, इसलिए कभी सोने के पीछे नहीं भागना चाहिए। जादुई सुनहरा बस अड्डा। काशीपुर के छोटे से गांव में उर्मिला अपनी पोती मनीषा के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। मनीषा के पिता संजू एक बस के ड्राइवर थे, लेकिन उनकी बस बहुत ही पुरानी थी, जिसकी वजह से लोग उनकी बस में बैठते नहीं थे, इसलिए उनकी कमाई भी कम होती थी। एक दिन संजू पूरे दिन मेहनत करने के बाद केवल 100 रुपए ही कमा पाता है। संजू गरीब था, लेकिन उसे गरीबी में भी खुश रहकर जीना अच्छा लगता था, इसलिए उसने उन 100 रुपए से अपने परिवार के लिए खाना ले लिया और खाना लेकर वापस अपने घर के लिए निकल गया। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पे एक सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। बस चलाता और गाना गाता संजू अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी मनीषा से कहता है, अरे मेरी बिटिया रानी कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जल्दी से मुझे और अपनी दादी को खाना परोस दो। जी पिताजी, मैं बस अभी खाना लगा देती हूँ। मनीषा तुरंत खाने की टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी मनीषा खाना खाते वक्त रुक जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। काश आज माँ भी हमारे साथ होती। बेटी, तुम्हारी माँ हर वक्त हमारे साथ होती है और वो हमें खुश देखकर खुश होती है, इसलिए दुखी मत हो। अगर तुम दुखी होगी तो तुम्हारी माँ को भी दुख होगा, इसलिए जो भी पल है उन्हें हंसकर बिता दो। संजू की बात सुनकर मनीषा और उर्मिला को बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद वो तीनों पेट भर के खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू रात के समय अक्सर बहुत परेशान रहा करता था। अब कैसे बताऊं मेरी बिटिया को कि उसकी मां मरी नहीं है, वो हम सब को छोड़कर एक अमीरजादे से शादी करके यहां से भाग गई है।
अगर मेरी बेटी ये सब सुन लेगी तो उसे कितना दुख होगा, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी माँ से कभी नफरत करे। कुछ समय पहले मनीषा की माँ एक अमीर आदमी से शादी करके उन्हें छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद संजू अपनी बेटी मनीषा और अपनी माँ उर्मिला का अकेले ही ख्याल रखता है। अगले दिन सुबह जब संजू की आंख खुलती है तो वो सीधा बस चलाकर बस अड्डे पर ले जाता है, जहां कोई भी उसकी बस में चढ़ने को तैयार ही नहीं होता। अरे आओ साहब, सबसे अच्छी सवारी का आनंद उठाओ, ऐसी सवारी दूंगा कि जिंदगी में याद रखोगे, कंफर्टेबल सीटें भी हैं। अरे जरा अपनी बस की हालत तो देखो। हाँ, इस बस में कौन बैठना चाहेगा जिसमें हर एक चीज टूटी फूटी हो। साहब, हम गरीब का दिल देखो, उसकी झोपड़ी नहीं। आपको जाने से अब है, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। सभी लोग संजू की बात का मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत संजू के पास आती है और कहती है, मुझे कांचीपुरम गांव जाना है, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? क्यों नहीं माँ जी, मैं आपको जहां आप चाहती हो वहां छोड़ दूंगा। लेकिन बेटा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, क्या तुम मुझे फ्री में छोड़ दोगे? आप मेरी माँ की तरह हो, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अरे बिना संकोच करे आप बस में बैठ जाइए। बेचारा संजू 4-5 लोगों को बस में बिठा कर ले जाने लगता है। एक एक करके सभी लोग अपने अपने स्टैंड पर उतर जाते हैं, जिसके बाद आखिरी में बूढ़ी औरत उतरने वाली होती है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत बस से नीचे उतरती है, वो बस सुनहरी बस बन जाती है, जिसे देखकर संजू अचंभित रह जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे ये क्या, मेरी एक खटारा बस एकदम सोने में कैसे बदल गई? संजू ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में बूढ़ी औरत एक देवी का रूप ले लेती है। बेटा, ये तुम्हारी अच्छाई का नतीजा है। आज के बाद तुम अपनी इस सुनहरी बस से जहां भी जाओगी, वो जगह अपने आप सोने से सुनहरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इसकी आगे की जो लाइटें हैं, उसके अंदर से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम इससे मांग सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बस अब एक जादुई सोने की बस है। देवी माँ, आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये तो तेरी अच्छाइयों का फल है। ये कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है और संजू अपनी बस लेकर बस अड्डे के लिए निकल जाता है। जिस रास्ते पर बस चलती है वो रास्ता भी सोने से सुनहरा हो जाता है, और जैसे ही वो बस अड्डे पर पहुंचता है, पूरा बस अड्डा सोने से सुनहरा हो जाता है। अरे, जैसा कि देवी माँ ने कहा था, पूरा बस अड्डा सोने से सुनहरा हो गया है। अब देखते हैं कि ये जादुई सोने की बस अपना जादू दिखाती है या नहीं। ये सोचकर संजू जादुई सोने की बस से कहता है, जादुई सोने की बस, मुझे सोना चाहिए। संजू के इतना कहते ही बस की आगे की दोनों लाइट से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, मैं तो अमीर हो गया, इतना सारा सोना। अब संजू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। जिस बस अड्डे पर उसकी बस खड़ी होती है वो सोने से सुनहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई सोने की बस उसे सोना दे देती है, जिसके बाद वो बहुत अमीर हो जाता है और अपनी बेटी मनीषा को एक अच्छे स्कूल में डाल देता है। एक दिन संजू अपनी बेटी मनीषा के साथ अपने घर पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। संजू अपनी बेटी मनीषा को केक खिलाने ही वाला होता है, इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। पिताजी, इस समय कौन आया होगा? मेरे तो सभी दोस्त आ चुके हैं। क्या आपने किसी को बुलाया है? नहीं बेटा, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही संजू दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसकी पत्नी मोहिनी खड़ी होती है, जिसे देखकर संजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? इतने में वहां मनीषा आ जाती है और अपनी स्वर्गीय माँ को देखकर वो रोने लगती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, माँ आ गई। आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? मैंने कितना इंतजार किया आपका। अपनी बेटी मनीषा को देखकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद संजू मोहिनी को एक कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? अब क्या तुम्हारा दूसरे पति से भी मन भर गया है जो यहाँ मुंह उठाकर चली आई हो? मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दर दर की ठोकर खा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पास आना ही सही समझा। मोहिनी की बात सुनकर संजू तुरंत उस बस अड्डे पर जाता है जहां उसकी सुनहरी बस खड़ी होती है। वो उससे कहता है, जादुई सोने की बस, मुझे सोना चाहिए। संजू के इतना कहते ही बस की दोनों लाइट से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिन्हें उठाकर वो मोहिनी को देता है और उससे कहता है, देखो मोहिनी, इस दौलत के लिए ही तुम मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर गई थी। आज मैं ये दौलत तुम्हें देता हूँ और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आइंदा दोबारा मेरी बेटी के सामने मत आना और हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। मोहिनी सोने के सिक्के लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद संजू वापस अपनी बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी उससे पूछती है, पिताजी, आज मेरी माँ घर पर आई थी और वो जिंदा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला पिताजी? देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें सच जानने का पूरा हक है, इसलिए आज मैं तुम्हारी माँ की हकीकत बताता हूँ। संजू मोहिनी की सारी हकीकत मनीषा के आगे रख देता है, जिसे सुनकर मनीषा बहुत रोती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए अनमोल हो और मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से मनीषा कभी भी अपने पिता से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछती, क्योंकि वो अब समझ गई थी कि उसका पूरा संसार उसके पिता ही है। वहीं दूसरी तरफ संजू जादुई सोने की बस से गरीब लोगों की सहायता करनी शुरू कर देता है।